एवरीवन, दिस इज़ प्रमिति क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पे। हम क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पढ़ रहे थे फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम, और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। आज हम पानी के रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ पे जो हमारा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, द ग्लोबल पैराडॉक्स की अगर हम बात करें, सो 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर। मतलब जो पानी है हमारे अर्थ के सर्फेस पे वो कितना है, अगर हम 3/4 पार्ट जो है, ठीक है, वो उतना कवर करता है हमारे पूरे अर्थ के सरफेस पे। लेकिन हाउ एवर ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ दिस इज फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज़। सो गाइस, पानी बहुत है हमारे पूरे अर्थ पे। 3/4 पार्ट जो है, 3/4 हिस्सा जो है वो पूरा कवर करता है हमारा पानी ऑन द अर्थ सर्फेस, लेकिन बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो फ्रेश वाटर में आता है। नाउ एक्सेसिंग फ्रेश वाटर हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है? फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्फेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। सर्फेस रन ऑफ मतलब क्या हो गया, रिवर्स एंड लेक, तालाब हो गए, नदियाँ हो गई, वहाँ से आपको फ्रेश वाटर मिल सकता है। और एक ग्राउंड वाटर जिसमें एक्विफर्स कहते हैं। गाइस, एक्विफर्स क्या है? एक्विफर्स बेसिकली नीचे एक पूरी रॉक की लेयर होती है, ठीक है, जो हमारा ग्राउंड वाटर को स्टोर करती है। अगर आप यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देखिए ग्राउंड वाटर एक्विफर्स, ग्राउंड वाटर फॉर फ्लो दिखाया जा रहा है इधर, ये रन ऑफ है। तो यहाँ पे आपको जो है आपका फ्रेश वाटर देखने को मिलेगा। These sources are continually renewed and recharged through the hydrological cycle. Hydrological cycle क्या है गाइस? जो हमारी पूरी हाइड्रोलॉजिकल मतलब वाटर साइकिल जो भी चलती है, तभी से जो हम उसी की वजह से हमारे सारे रिसोर्सेज रिन्यू होते हैं और रिचार्ज होते हैं। सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पर बात करते हैं। याद है हमने वाटर साइकिल पढ़ा था आई थिंक 7th 8th एनसीईआरटी में। सेम चीज़ हमारे यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। देखिए यहाँ पे ओशन पे पानी था, पानी से क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हीट मिल रही है। हीट होने की वजह से, गर्म होने की वजह से जो पानी है वो इवापोरेट करता है। ठीक है, इवापोरेट करने के बाद वो क्या होता है, यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, फिर क्लाउड्स कंडेंस हो जाते हैं एंड देयरफॉर प्रेसिपिटेशन हैपन्स। जो बारिश होती है दैट इज़ योर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये पूरा पानी नीचे जाता है, इनफिल्ट्रेशन होता है पानी का, पानी हमारा अंदर आराम से जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पे जाता है, एंड सरफेस रन ऑफ के थ्रू भी आता है। एंड दिस होल प्रोसेस गोज फ्रॉम हियर। सो बेसिकली पूरा एक क्या है, एक साइकिल फॉर्म कर रहा है। ऐसे जाएगा फिर वापस से वहीं सेम जगह इनफिल्ट्रेट होगा पानी अंदर ग्राउंड में, सरफेस रन ऑफ के थ्रू आएगा, प्रेसिपिटेशन के थ्रू आएगा, और फिर वापस से जो पानी हमारा ओशन से इवेपोरेट होकर फिर से पूरी साइकिल चलेगी। दिस इज अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ऐसे हमारा जो पूरा फ्रेश वाटर है वो रिन्यू और रिचार्ज होता रहता है, पानी आता जाता रहता है। सो दिस इज़ योर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब हम बात कर रहे हैं कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी के बारे में। नाउ वाटर स्कार्सिटी आती है, पानी की कमी होती है, क्यों होती है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? सबसे पहला है ग्रोइंग पॉपुलेशन। आबादी बढ़ रही है हमारी, लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, हायर डोमेस्टिक एंड फूड डिमांड। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन को ज़्यादा पानी भी चाहिए। डोमेस्टिक मतलब जो हमारे घरों में पानी यूज़ होता है हर चीज़ों के लिए, ठीक है, एंड फूड डिमांड, ठीक है, ये सब चीज़ों की वजह से क्या है, पानी की कमी हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा पानी को इस्तेमाल कर रहा है। ओवर इरीगेशन, फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। ओवर इरीगेशन मतलब क्या हो गया, जो पानी आप एग्रीकल्चर में यूज़ करते हो, ठीक है, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हो, वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है, मतलब जो हमारा पानी ग्राउंड वाटर में अंडरग्राउंड जो है वो सारा लेवल है उसका कम हो रहा है। ठीक है, पानी उसके अंदर कम हो रहा है, उसका लेवल डाउन जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसे ओवर इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज़ का बनना, अर्बन सिटीज़ जो बन रही है, ठीक है, जो बेसिकली शहर बन रहे हैं नए नए, ठीक है, मॉडर्नाइज्ड अर्बन सिटीज़ जो बन रही हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ बन रही है जहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, देयरफॉर वाटर की कमी हो रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डिमांड जो है वहाँ से 22% इलेक्ट्रिसिटी आता है गाइस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डिमांड मतलब कि पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी जो बनाते हैं, तो हम पानी को इस्तेमाल कर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। सो यहाँ इस रीजन में भी पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, देयरफॉर वाटर स्कार्सिटी के एक कॉज में ये भी आता है। प्राइवेट वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। जितने भी प्राइवेट वेल्स है, जो कुएँ हैं, ट्यूब वेल्स है, ये सब जो पानी कहाँ से ले जा रहा है, ग्राउंड वाटर से ले जा रहा है, इसलिए ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। मतलब ग्राउंड वाटर जो पानी का लेवल है ग्राउंड के अंदर वो कम होता जा रहा है, डिप्लीट कर रहा है, ख़त्म हो रहा है हमारा। इरीगेटेड एग्रीकल्चर लार्जेस्ट वाटर कंज्यूमर। गाइस, इरीगेटेड एग्रीकल्चर अभी हमने पढ़ा, ओवर इरीगेशन याद है कि ओवर इरीगेशन की वजह से पानी कम हो रहा है। वही चीज़ है कि एग्रीकल्चर में इरीगेशन के लिए, बेसिकली वहाँ के एग्रीकल्चर में पानी देने के लिए जो पानी इस्तेमाल हो रहा है उसकी वजह से भी हमारा पानी बहुत कम हो रहा है। सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट वाटर कंज्यूमर जो हमारा वो है इरीगेशन। ठीक है, इरीगेटेड एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वी नीड ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स एंड ड्राई फार्मिंग। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स मतलब क्या हो गया,
कि हमें ऐसे क्रॉप्स उगाने चाहिए जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, मतलब जो हमारे सॉइल को, जो हमारे नीचे का लैंड है, ठीक है, उसे ड्रॉट होने से बचाए। हमें ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स उगाने चाहिए और ड्राई फार्मिंग करनी चाहिए, मतलब ऐसी फार्मिंग करनी जिसमें पानी कम इस्तेमाल हो, ठीक है। तो इरिगेटेड एग्रीकल्चर में पानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लगाने चाहिए और ड्राई फार्मिंग करनी चाहिए। बेसिकली ऐसा एग्रीकल्चर या ऐसा फार्मिंग करना चाहिए जिसमें पानी कम इस्तेमाल होता हो, जो हमारे लैंड को ड्रॉट से बचा सके। आगे बात करते हैं, वाटर स्कार्सिटी कैन ऑल्सो बी ड्यू टू पुअर वाटर क्वालिटी एंड पोल्यूशन। ना गाइस, पानी की जो कमी है वो ये सब कॉजेज़ की वजह से तो हो ही रही है, लेकिन उसके दो और कॉजेज़ है कि पुअर वाटर क्वालिटी की वजह से भी हो सकता है। पानी इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी जो क्वालिटी वो ख़राब होगी। ऊपर से पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है आजकल, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवेज है, सीवेज मतलब नाला होगा जो हमारा, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो सीवेज, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल करने की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो पानी पोल्यूट हो रहा है, तो पानी की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है, तो हमारा पानी जो है वो कम हो रहा है। इंडस्ट्रीज से जो पर सारा वेस्ट आता है, नालों से जो वेस्ट आता है, सीवेज से, फिर हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है, पानी की क्वालिटी ख़राब हो रही है, इसलिए पानी की कमी हो रही है। आई होप आपको सारे कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी अच्छे से समझ आए हो। या आप डायग्राम में देखोगे तो मैंने सब लिख रखे हैं, सारे वाटर कॉजेज लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल जीवन मिशन। नाउ एक जल जीवन मिशन बनाया गया, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। इसका गोल क्या था, द गोल ऑफ JJM मतलब जल जीवन मिशन, इज़ टू एनेबल every rural household gets assured supply of potable piped water at a service level of 55 liters per capita per day regularly on long term basis by ensuring functionality of the टैप वाटर कनेक्शन। ना गाइस, जल जीवन मिशन बनाया गया इंडिया में। जल जीवन मिशन क्या है कि जो रूरल मतलब जो हमारे गांव, विलेजेस की बात हो रही है। रूरल मतलब एक अर्बन होता है, हमारे शहरों के बड़े बड़े मॉडर्न सिटीज़ हो गए, और एक रूरल जो हमारा थोड़ा विलेजेस की तरफ है। तो रूरल हाउसेज जो हमारे गांव में, ठीक है, यहाँ पे क्या बनाया गया, जल जीवन मिशन का ये एक गोल बनाया गया कि हम यहाँ पे आपको एक पोर्टेबल पाइप्ड वाटर की सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। रोज़ यहाँ पे 55 लीटर 55 लीटर्स ऑफ पर कैपिटा आपको यहाँ पानी मिलेगा थ्रू द फंक्शनलिटी ऑफ टैप वाटर कनेक्शन। सो हर जगह क्या किया, टैप वाटर कनेक्शंस लगाए गए, और रूरल जगहों पे, रूरल हाउस होल्ड्स में ये 55 लीटर्स का पानी जो है इसका सप्लाई किया गया। एंड दिस होल मिशन वाज नोन एज जल जीवन मिशन। तो यहाँ पे आपको रूरल एरियाज़ में टैप वाटर कनेक्शन दिए गए और 55 लीटर जो पर कैपिटा पर डे के हिसाब से रेगुलर वाटर सप्लाई दिया गया। सो दिस वाज डन अंडर द जल जीवन मिशन। ना जल्दी से आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, कमेंट सेक्शन प्लीज़ खोल लीजिए, ठीक है, और मुझे प्लीज़ आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है गाइस। विच सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया। अगर आपने पिछले 2 स्लाइड्स में आप एक्टिव रहे हो मेरी क्लास में तो आप ज़रूर आंसर निकालोगे, ठीक है गाइस। कमेंट सेक्शन में खुद से ज़रूर टाइप कीजिए आंसर। द ऑप्शंस आर डोमेस्टिक हाउस होल्ड यूज़, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इरीगेटेड एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। सबसे बड़ा कंज्यूमर ऑफ वाटर कौन सा सेक्टर है, सबसे ज़्यादा कहाँ पानी इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको गाइस। डोमेस्टिक हाउस होल्ड यूज़ मतलब घरों में जो इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो इस्तेमाल होता है, इरीगेट एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर के इरीगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसके लिए। पक्का आपने आंसर लिख लिया, मैं वेट कर रही हूँ गाइस, लिख लिया। चलिए अब हम जाते हैं हमारे आंसर पे। द आंसर इज़ इरीगेटेड एग्रीकल्चर। अभी हमने पढ़ा कि लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर क्या है, इरीगेटेड एग्रीकल्चर। ओवर इरीगेशन की वजह से, ठीक है, पानी की कमी होती है, करेक्ट। सो लार्जेस्ट कंज्यूमर वाटर इज नोन एज, जो हमारा लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर है, जो सेक्टर आता है, दैट इज़ इरीगेटेड एग्रीकल्चर। चलिए आगे बात करते हैं हम डैम्स के बारे में। सो अभी तक हम पानी के बारे में बात कर रहे थे, पानी की जो कमी हो रही है इसके बारे में बात करते हैं। अब हम डैम पे जाएंगे, ठीक है। डैम क्या होता है, डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर ऑब्स्ट्रक्टिंग, डायरेक्टिंग और रिटार्डिंग फ्लो ऑफन क्रिएटिंग अ रेजर्वॉयर। डिटेल में समझा दूँ इसका मतलब क्या है। डैम आप समझो एक बैरियर की तरह, बैरियर मतलब एक रुकावट, ठीक है, रोकना किसी को, बैरियर की तरह काम करना। अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, जो पानी फ्लो कर रहा है हम उसको रोक रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डैम का काम है। ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब उसे रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। डायरेक्टिंग मतलब एक डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, हम उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, हम उसको रोक रहे हैं। और रिटार्डिंग फ्लो मतलब हम उस फ्लोइंग वाटर की जो स्पीड है उसको थोड़ी रिटार्ड कर रहे हैं, उसे स्पीड जो है धीरे कर रहे हैं, उसे रोक के, ठीक है। ऑफन क्रिएटिंग अ रेजर्वॉयर क्या होता है गाइस, जहाँ पे हम पानी स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, रेजर्वॉयर है, हमने यहाँ डैम लगाया हुआ है,
ठीक है, ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी भरता जा रहा है, हमारा जो फ्लो है पानी का वो कम हो गया है, पानी भर रहा है, दैट इज़ अ रेजर्वॉयर। एंड दिस होल स्ट्रक्चर जो हमारा आपको देखने को मिल रहा है, आपको जो मेरी डेफिनेशन में अभी पढ़ा, दैट इज़ योर डैम। डैम क्या है, डैम एक ऐसा बैरियर है जो फ्लोइंग वाटर में लगाया जाता है, जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, पानी को डायरेक्ट करता है और उसका फ्लो कम करता है, ऑफन क्रिएटिंग अ रेजर्वॉयर, मतलब पानी को स्टोर भी कर रहा है। So this is your definition of dam. So a dam is a barrier across the flowing water, obstructing, directing or retarding flow, often creating a reservoir. क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, टिम्बर से बना हुआ होता है, एम्बैंकमेंट या मेजनरी। सो एम्बैंकमेंट मतलब क्या होगा कि एक पूरी हमने वॉल बनाई हुई है स्टोन की, पानी को रोकने के लिए, स्टोर करने के लिए जगह, दैट इज़ योर एम्बैंकमेंट। हाइट क्या है, लार्ज, मेजर, लो, मीडियम, हाई। सो हाइट वेरीज है कि मैं डैम का हाइट कितना होगा, तो बहुत ऊंचा होगा, थोड़ा कम होगा, मेजर होगा, मीडियम होगा। पर्पस क्या है, ट्रेडिशनली फॉर इम्पाउंडिंग रिवर्स रेन वाटर फॉर इरीगेशन। इम्पाउंडिंग वाटर मतलब क्या होगा कि हम पानी को यहाँ रोक रहे हैं, उसे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सो ट्रेडिशनली इम्पाउंडिंग करने के लिए रिवर्स का या रेन वाटर का, फॉर इरीगेशन करने के लिए हम डैम को बनाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न दैट वाई डू वी मेक डैम्स। पर्पस इज़ कि हम हमारे पानी जो आ रहा है, रेन वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, इरीगेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, देयरफॉर हम इम्पाउंड करते हैं, वी डू इम्पाउंडिंग द रिवर वाटर और द रेन वाटर फॉर इरीगेशन। चलिए गाइस, अब हम बात है हमारे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। अब हम रिवर प्रोजेक्ट्स क्यों बोल रहे हैं, सिंस एंशिएंट टाइम्स डैम्स, reservoirs एंड कैनाल्स आर बिल्ट फॉर इरीगेशन। सो बहुत पुराने समय से जो डैम्स और रेजर्वॉयर्स और कैनाल्स हैं जो इरीगेशन के लिए बन रहे हैं, ठीक है, ये अभी नहीं बन रहे, बहुत पुराने ज़माने से चल रहा है। अब हम इसकी हिस्ट्री पे भी जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम मॉडर्न डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहते हैं, क्योंकि डैम्स हमारे बहुत सारे पर्पज़ के लिए काम आ रहा है, देयरफॉर अब हम मॉडर्न डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे इरीगेशन के लिए काम आता है, बेसिकली जो एग्रीकल्चर के लिए पानी लगता है उसके लिए काम आता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है पानी से, उसके लिए काम आता है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक में काम आता है, इंडस्ट्रियल में काम आता है। फ्लड कंट्रोल के लिए काम आता है, बाढ़ को बेसिकली कंट्रोल करना। नेविगेशन, रिक्रिएशन एंड फिश ब्रीडिंग के लिए भी काम आता है। नेविगेशन के लिए कैसे गाइस, ऑब्वियसली पानी जो हम कहीं स्टोर करें तो आगे पानी का लेवल कम हो जाएगा, तो आराम से बोट्स जो है वहाँ पे नेविगेशन कर सकती हैं। रिक्रिएशन के लिए काम आता है, वहाँ पे और एक्टिविटीज़ हो सकती है, जैसे कैंपिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। सो ये सब रिक्रिएशन में काम आता है कि डैम जो हमारे अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए भी काम आ सकती है। एंड फिश ब्रीडिंग के लिए भी काम आते हैं ये डैम्स। फिश ब्रीडिंग मतलब हो गया बेसिकली एक इंटेंशनल या फिर कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन कराना, ठीक है, फिशेस का। सो जो कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन हो रहा है फिशेस का, उसके लिए भी ये हमारा जो डैम्स है काम में आता है। सो टोटल दीज आर द होल पर्पसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड देयरफॉर द नेम कम्स एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। तो अब हम इन्हें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाखरा नांगल डैम एंड हीराकुंड प्रोजेक्ट। ना गाइज, गूगल है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको भाखरा नंगल डैम बोलेगा, पर हम बहुत पुराने ज़माने से अगर इंडियन प्रोनाउंसिएशन की हम बात करें, ठीक है, तो हम उसे भाखरा नांगल डैम ही कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश स्पेलिंग के लिए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हम भाखरा नंगल डैम बोलने लग गए हैं। हीराकुंड प्रोजेक्ट, ठीक है, एक्चुअली में बहुत पहले लोकली ओरिजिनली इसका नाम हीराकुंड प्रोजेक्ट है, लेकिन इंग्लिश में ऑफिशियली स्पेलिंग्स में बनाने के लिए इसका नाम हो गया हीराकुंड प्रोजेक्ट। सो भाखरा नांगल डैम एंड हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है हमारा, ये एग्जाम्पल्स में आता है मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स में। कॉल्ड टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स का, मानो डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया। क्यों? बिकॉज दे आर मेंट टू बूस्ट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये हमारे एग्रीकल्चरल ग्रोथ को बढ़ाता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाता है, देयरफॉर इन्हें हम टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। सो ये जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट है कि डैम्स को वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बुला रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे इतने सारी चीज़ों के लिए, इतने सारी ग्रोथ के लिए काम आता है। आगे बात करते हैं हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। जो है सबसे पहला हमारा वही भाखरा नांगल प्रोजेक्ट या भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। हीराकुंड डैम, लोकली हम इसे हीराकुंड डैम कहते थे पहले, लेकिन इंग्लिश अब प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश स्पेलिंग से हिसाब से हीराकुंड डैम लिखा जाता है। लोकेटेड इन सतलज बीज बेसिन, पावर प्लस इरिगेशन के लिए जो प्रोजेक्ट जाना जाता है। भाखरा नंगल डैम जो है हमारा पावर के लिए, उसके इरिगेशन के लिए काम आता है बहुत। हीराकुंड डैम जो है, फिर हीराकुंड डैम जो हमारा लोकेटेड है इन महानदी बेसिन में, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत काम आता है और फ्लड कंट्रोल के लिए काम आता है। सो दीज आर द स्पेशलिटीज़ कि ये प्रोजेक्ट इस चीज़ के लिए ज़्यादा माना जाता है, ये प्रोजेक्ट इस चीज़ के लिए ज़्यादा माना जाता है। सो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट इज़ पावर प्लस इरीगेशन एंड हीराकुंड डैम इज़ वाटर कंजर्वेशन प्लस फ्लड कंट्रोल।
आगे आपके लिए एक डू यू नो पार्ट है जिसमें बताया जा रहा है सरदार सरोवर डैम के बारे में गाइस, ठीक है। सरदार सरोवर डैम हैज़ बीन बिल्ड ऑन ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। सो नर्मदा रिवर गुजरात में नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर डैम बनाया गया। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स में आता है। कवरिंग 4 स्टेट्स, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। 4 स्टेट्स को ये जो डैम हमारा कवर करता है, दैट इज़ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। The Sardar Sarovar project would meet the requirement of water in drought-prone and desert areas of Gujarat and Rajasthan. सो जो हमारा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो हमारे पानी की रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है, हमें पानी दे रहा है। और ये पानी कहाँ प्रोवाइड कराएगा? जहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरियाज़ या फिर डेजर्ट एरियाज़ जो हमारे गुजरात और राजस्थान के। सो गुजरात और राजस्थान के जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी की प्रोवाइडिंग कराने के लिए, वहाँ की पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसे मीट करने के लिए सरदार सरोवर डैम जो है बहुत ही यूज़फुल नाम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पानी प्रोवाइड कराता है। हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स हमारे इंडिया में, जो ये 4 स्टेट्स को कवर करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपके लिए एक क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से मुझे आंसर बताया। विच प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन सतलज बीज बेसिन? अभी हमने जस्ट पढ़ा है, ठीक है। एंड सर्व्स बोथ पावर एंड इरीगेशन नीड्स। अभी हमने पढ़ा था गाइस, याद है कि पावर प्लस इरीगेशन एक प्रोजेक्ट हमें देता है, ठीक है। और ये सतलज बीज बेसिन पे है। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो सतलज बीज बेसिन में आपको देखने को मिलेगा और पावर प्लस इरीगेशन नीड्स के लिए जाना जाता है? दी ऑप्शंस आर हीराकुद डैम, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट या तहरी डैम। जल्दी से बताया मुझे आंसर क्या है गाइस। अभी हमने पढ़ा, बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है हमारे इंडिया का। लिख लिया सबने? मैं वेट कर रही हूँ। आपको तुरंत आ जाना चाहिए अगर आपने मेरा क्लास में आप अगर एक्टिव हो, ठीक है। मेरी स्लाइड्स अभी हमने पिछले बात करी है। जल्दी से बताया आंसर क्या होगा गाइस। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूँ मैं, पक्का आंसर बताऊँ सबको? चले हम आंसर रिवील करते हैं। दी आंसर इज़ भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट और भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ये हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो सतलज बीज बेसिन में लोकेटेड है और पावर प्लस इरिगेशन के लिए जाना जाता है। सो दिस इज़ द रियली फेमस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करें एंशिएंट वाटर मैनेजमेंट के बारे में गाइस। अभी हमने पढ़ा था कि पुराने ज़माने से, ठीक है, हिस्ट्री से वाटर मैनेजमेंट शुरू है, डैम्स बन रहे हैं, रेजर्वॉयर्स बन रहे हैं। सो अब हम एंशिएंट वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात करें, जो हमने वहाँ स्टेटमेंट पढ़ा था ना। सो बहुत सारा हिस्ट्री में भी ना वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हुआ करता था उस ज़माने में। 1st सेंचुरी BC की बात करें तो श्रृंगवेरापुरा नियर इलाहाबाद और प्रयागराज, अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दैट चैनल्ड फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा। सो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा वाटर का हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गाइस, ठीक है। वाटर को हम कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है, वाटर के हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया इधर, जो चैनल करता है फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा। सो गंगा का जो फ्लड वाटर, जो बाढ़ का पानी आता है, उसे चैनलाइज करा हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छा सा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे 1st सेंचुरी BC से, जो श्रृंगवेरापुरा में है नियर इलाहाबाद या प्रयागराज। मौर्यन पीरियड जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात हो रही है गाइस। एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। तो सोचो उस ज़माने की बात है जब मौर्यन पीरियड चलता, जब चंद्रगुप्त मौर्य जी का समय था, ठीक है। तो एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन किया गया किसका? डैम्स का, लेक्स का, इरिगेशन सिस्टम्स का, ठीक है, जैसे वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सके। तो ये उस ज़माने से चल रहा है गाइस, जो डैम्स का हमारा सिस्टम है। अदर इंपॉर्टेंट इरीगेशन साइट्स की अगर हम बात करें, सो एविडेंस ऑफ एडवांस इरीगेशन वर्क्स हैव बीन फाउंड इन कलिंगा, ओडिशा। यहाँ पे आपको बहुत सारा एडवांस इरीगेशन सिस्टम उस जमाने से चलता रहा है, उसके एविडेंस यहाँ देखने को मिलेंगे। नागार्जुनकोंडा दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इरीगेशन साइट्स है ये सब। और यहाँ पे एविडेंस दिखे एडवांस इरीगेशन वर्क्स को इस्तेमाल करने के, जो इस जगह आपको देखने को मिलेंगे और ये पुराने से चल रहा है। 11th सेंचुरी में भोपाल लेक बनी थी, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम। उस ज़माने की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक जो है, ठीक है, वो हमारी भोपाल लेक थी। 14th सेंचुरी में हौस खास टैंक जो दिल्ली में है, इन दिल्ली, बिल्ट बाय इल्तुतमिश टू सप्लाई वाटर टू सिरी फोर्ट एरिया। तो सोचो आप गाइस, डैम्स, रिजर्वॉयर्स, ये सब उस ज़माने से बनते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ये सब अभी नहीं है। अभी क्या हम मॉडर्न डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन ये सारे काम पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, जब हमने यहाँ पे डैम्स बनाए हैं इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए पानी का इस्तेमाल करना सीखा है, ठीक है। तो दिल्ली में भोपाल लेक, ये सारी इरिगेशन साइट्स चंद्रगुप्त मौर्य के समय से चलता आ रहा है। और इलाहाबाद प्रयागराज में भी 1st सेंचुरी BC में श्रृंगवेरापुरा में भी आपको देखने को मिलती है। दीज आर द एंशिएंट वाटर मैनेजमेंट, मतलब वाटर मैनेजमेंट उस ज़माने चलता आ रहा है गाइस।
मतलब सोचो उस ज़माने के लोग जो है कितने इंटेलिजेंट होंगे। उस ज़माने से वाटर रिजर्वेंस के बारे में बातें चल रही हैं, बन रहे हैं, और हम आज भी मॉडर्न डैम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ता है क्रिटिसिज्म्स ऑफ लार्ज डैम्स। ना गाइस, हमने डैम्स तो बना लिए, हम क्या कर रहे हैं, पानी के फ्लो को रोक रहे हैं, करेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, हम नेचुरल चीज़ को रोक रहे हैं। सो भाई अब उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने पड़ेंगे। सो क्रिटिसिज्म्स है ऑफ लार्ज डैम्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में। सो डैम्स की वजह से जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, जो हमारे एनवायरमेंट के बारे में बातें हैं, हम उस पर पहले बात करते हैं। ऑल्टर्स नेचुरल रिवर फ्लो, हम एक नेचुरल रिवर फ्लो को ऑल्टर कर रहे हैं, ठीक है, उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो नेचुरल रिवर का जो एक फ्लो है हम उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। पुअर सेडिमेंट मूवमेंट। ना गाइस, ऑब्वियस ही बात है, अगर हम एक पानी के फ्लो को रोक रहे हैं तो क्या होगा, सेडिमेंट्स भी रुकेंगे, तो सेडिमेंट का जो मूवमेंट है वो बहुत पुअर हो रहा है, वो भी बहुत कम हो रहा है। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन इन रेजर्वॉयर्स। सो पानी में जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं तो उनका मूवमेंट ऑब्वियसली बहुत पुअर चल रहा है, और जो पानी जहाँ रोका जा रहा है वहाँ पे पूरा सेडिमेंट्स भर जाएगा। तो बहुत सारा सेडिमेंटेशन जो ना एक्सेसिव, एकदम एक्सेसिव सेडिमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा इन रेजर्वॉयर्स। तो यहाँ पे एकदम सेडिमेंट्स जो एकदम भर जाएंगे रेजर्वॉयर, तो यहाँ पे आप पानी स्टोर कर रहे हो और यहाँ पे इसको रोक रहे हो, तो सेडिमेंट्स का मूवमेंट तो एक्चुअली पुअर है ही, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, और जहाँ रोक रखा वहाँ पे एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होता जा रहा है। रॉकी स्ट्रीम बेड्स, आपको ये देखने को मिलेगा कि ये देखें, अब पानी यहाँ आपने रोक लिया, पानी यहाँ पे कम है, तो आपको रॉक्स देखने को मिल जाएंगे जो बेसिकली कवर हुआ करते थे पानी से, वहाँ पे आपको रॉकी स्ट्रीम बेड्स देखने को मिल जाएंगे। हार्म टू एक्वाटिक लाइफ, ऑब्वियसली आप पानी को रोक रहे हो, एक्वाटिक लाइफ को हार्म होगा ही होगा। जो हमारी लाइफ, जो एनिमल्स हमारे पानी के अंदर रहते हैं, एक्वाटिक लाइफ जो उनको हार्म होगा। ब्लॉक्स फिश माइग्रेशन, पानी रोका जा रहा है ना गाइस, तो फिश ऑब्वियसली माइग्रेट तो कर ही नहीं पा रही दूसरी जगह, तो फिश माइग्रेशन भी ब्लॉक हो रहा है। तो हम लोग बेसिकली नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं डैम्स बना के। दो ये हमारे थोड़े काम में आता है, थोड़े एडवांटेजेस है डैम्स के, लेकिन हम एनवायरनमेंट के साथ, नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक्वाटिक लाइफ हार्म हो रही है, ठीक है। जो नेचुरल रिवर का फ्लो है वो रोका जा रहा है। सो दीज आर द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो डैम्स के कंस्ट्रक्शन में आते हैं, कि ये सब हमारे इन्वायरमेंट को कैसे हार्म कर रहे हैं। अगर हम इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में बात करें, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, ठीक है, दुनिया का, हम उसके बारे में बात करें तो उसका इम्पैक्ट क्या है। सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। अब कई जहाँ पे इन लोगों ने पानी रोका, भर दिया यहाँ पे, तो ये देखिए सबमर्ज्ड फॉरेस्ट, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो वेजिटेशन है पूरा भर जाएगा, वो पूरा सबमर्ज कर जाएगा पानी के अंदर, पूरा डूब जाएगा। सो फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन सबमर्ज कर रहे हैं तो वो ख़राब हो जाएंगे। सॉइल डीकम्पोजिशन, अब जहाँ पे पानी रुक रहा है वहाँ पे क्या है, पानी पूरा इतना भरा हुआ है कि जो सॉइल हमारी वहीं डिकम्पोज हो रही है। सॉइल डिकम्पोज करना मतलब क्या हो गया, सॉइल जो हमारी डिकम्पोज कर रही है, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर बना रही है। अब वो ऑर्गेनिक मैटर जब ऐसे स्टेगनेंट वाटर पे, ठीक है, रहता है तो क्या होता है, मीथेन गैस और ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है उसमें से, ठीक है। तो सॉइल डिकम्पोजिशन भी हार्मफुल है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अभी हमने पढ़ा हमारा एक्वाटिक लाइफ ख़राब हो रहा है, वेजिटेशन सबमर्ज कर रहा है, वो भी ख़राब होगा, तो बायोडाइवर्सिटी तो लॉस हो ही रही है। रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्विक्स। ना गाइज, ये रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्विक्स मतलब क्या होगा कि जहाँ पे पानी स्टोर है, जो हमारा रेजर्वॉयर है, उसकी वजह से अर्थक्विक्स आ रहे हैं। क्यों, पानी इतना ज़्यादा वहाँ पे भर रखा है कि पूरा पानी का प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो अंदर की रॉक्स है वो टूटते हैं, ठीक है, रॉक में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, देयरफॉर रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्विक्स हो जाता है। वाटर बॉर्न डिजीज़, हम पानी को रोक रहे हैं तो जो हमारा स्टेगनेंट वाटर है वो क्या करेगा, पानी रुका हुआ है ना, एक जगह जहाँ पर पानी रुके तो वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकते हैं। पोल्यूशन ड्यू टू एक्सेसिव वाटर यूज़, अब हम पानी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पोल्यूशन तो हो गई, करेक्ट, हम पानी को रोक के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है ड्यू टू एक्सेसिव वाटर यूज़। आई होप आपको सारे ये कॉजेज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। अभी हमारे और भी डैम्स के बारे में क्रिटिसिज्म्स है, जिसमें हम सोशल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे गाइस, ठीक है। सो दूसरा आता है हमारा सोशल इम्पैक्ट। सो सोशली क्या इम्पैक्ट कर रहा है हमारा ये जो कंस्ट्रक्शन किया है डैम्स का, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल कम्युनिटीज़। तो जो कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती थी उन पूरे कम्युनिटीज़ को हटाया गया, क्यों, वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनका एक बहुत ही बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ। लॉस ऑफ लैंड, लाइवलीहुड एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो जो लोग वहाँ पे रहते थे, जो लोग के लिए वही पानी, जहाँ पे ये जो नदी फ्लो हो रही है, उनके लिए जो वहाँ पे लाइवलीहुड था, उनकी रहने की जगह, उनका जो लैंड था, ठीक है, रिसोर्सेज का जो एक्सेस था, वो सब उनका हट गया। उन सब को हटा के वहाँ पे अब डैम बना दिया गया। सो जो बेसिकली वहाँ के जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस किया गया, लोकल कम्युनिटीज़ को, उनका लैंड हट गया, लाइवलीहुड हट गया जो वहाँ रहते थे, और उनका जो रिसोर्सेज का एक्सेस था वो भी हट गया। सो ये सोशली बहुत इम्पैक्ट कर रहा है कुछ लोगों को जो वहाँ पे थे।
ये बेनिफिट किसको मेनली करता है? लार्ज फार्मर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और अर्बन सेंटर्स को ना गाइस। जो लोकल के लोग जो वहाँ पे उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो तो नहीं कर पा रहे, उनको वहाँ से हटा दिया गया क्योंकि वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट करना था। ठीक है, डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से बेनिफिट किसको ज़्यादा हो रहा है? जो लार्ज फार्मर्स है, जो वहाँ का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इरीगेशन में, उन लोग को फ़ायदा होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ का पानी वो लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करें, उन लोग को ज़्यादा फ़ायदा है। अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा पानी की प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, वाटर सप्लाई की प्रायोरिटी दी जाती है। एंड देयरफॉर सिर्फ ये 3 लोगों को ही बेनिफिट हो रहा है डैम्स की वजह से। जो बेचारे लोकल लोग थे वहाँ के, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनका उल्टा लैंड, लाइवलीहुड सब हट गया। सो दीज आर द सोशल इम्पैक्ट्स के डैम्स के अंदर लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा, कुछ लोग का फ़ायदा हुआ। इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, सो शिफ्ट टू वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप्स। अब क्या हो गया, अब सबको पता है कि अच्छा हम पानी मिलेगा, पानी तो सो रहा हमारे पास बहुत सारा पानी इरीगेशन के यूज़ करने के लिए, तो लोग वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप्स उगाना लग गए। मतलब जिस क्रॉप्स में ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है वो उगाना शुरू कर दिया क्योंकि उनको पानी मिल रहा है। सॉइल सैलिनाइजेशन, ऑब्वियसली जो सॉइल है, ठीक है, जो हम पानी इस्तेमाल करें सॉइल में सैलिनिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो सॉल्ट्स है या आप समझ लो डिपॉजिट्स है सॉल्ट में, जो मिनरल्स है वो ज़्यादा हो जाएगा सॉइल के अंदर, सो सॉइल सैलिनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज्ड सोशल इनइक्वालिटी, कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं पे पानी कम मिल रहा है, सो इंक्रीज्ड सोशल इनइक्वालिटी। पानी जो है एक सोशल इनइक्वालिटी बना रहा है, मतलब कुछ लोगों को ज़्यादा एक्सेस मिल रहा है टू वाटर एंड कुछ लोगों को कम एक्सेस मिल रहा है टू वाटर रिसोर्सेज। सो एक इनइक्वालिटी यहाँ पे बन रही है। ग्रोइंग गैप बिटवीन रिच लैंड ओनर्स एंड लैंडलेस पुअर्स। ना इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिच लैंड ओनर्स और लैंडलेस पुअर्स में बहुत बड़ा गैप बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक को तो ज़्यादा एक्सेस मिल रहा है, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज का, और एक को कम मिल रहा है। उनके तो लैंड भी चले गए, लाइवलीहुड भी चले गए, सो पूरे गैप क्रिएट हो रहा है। हमारी सॉइल का सैलिनाइजेशन हो रहा है, सॉइल में सॉल्ट बढ़ रहे हैं, वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप्स का इस्तेमाल किया। तो दिस इज द इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट्स। आई होप आपको सारे इम्पैक्ट्स अच्छे समझ में आए हो, क्या नुकसान है, क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं इधर। ये हमारे डैम से रिलेटेड सारे इम्पैक्ट थे जो हमने देखे इधर। चलिए आगे हम बात करते हैं कन्फ्लिक्ट्स एंड रिस्क ना। डैम्स बनने की वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हुए, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अब। कन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर यूज़, पानी कौन ज़्यादा लेगा, कौन कम लेगा, किसको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो पानी के यूज़ पे, पानी के इस्तेमाल पे कन्फ्लिक्ट होना शुरू, झगड़े होना शुरू हो गए। अर्बन वर्सेस रूरल वाटर प्रायोरिटी, अब अर्बन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, रूरल में कम पानी की प्रायोरिटी हो जाती है, एंड देयरफॉर झगड़े हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल साबरमती बेसिन, एक गुजरात कन्फ्लिक्ट होता है साबरमती बेसिन में। फार्मर्स कॉज्ड अ राइट ओवर द हाई प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरिया। सो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ा झगड़ा क्रिएट कर दिया था, एक डिस्प्यूट, एक कन्फ्लिक्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि जो पानी है उसको हाई प्रायोरिटी दिया गया था टुवर्ड्स दी अर्बन एरियाज, मतलब पानी का जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई जो वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा दिया गया था, रूरल एरियाज में कम दिया गया था। हाई प्रायोरिटी जो थी वो वाटर सप्लाई टू अर्बन एरियाज़ को दी गई थी, तो फार्मर्स को गुस्सा चढ़ा था क्योंकि उनको इतना ज़्यादा हाई प्रायोरिटी नहीं मिल रहा था, जो रूरल एरियाज में ज़्यादा हाई प्रायोरिटी नहीं मिल रहा था। वाटर सप्लाई अर्बन एरिया की तरफ ज़्यादा जाता है। इंक्रीजिंग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो इंटर स्टेट के अंदर सारे जो वाटर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं पानी के इस्तेमाल को लेकर। अब डैम्स की वजह से रिस्क भी आए कुछ। सेडिमेंटेशन रिड्यूसेस डैम कैपेसिटी ना गाइज, इतना सारा पानी भरा भी हमने पढ़ा, इसका इम्पैक्ट क्या था कि सेडिमेंटेशन में वही बढ़ता जाएगा, जितने भी सेडिमेंट्स आ रहे हैं ऊपर से वो एक ही जगह बढ़ते चले जाएंगे। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो पूरे सेडिमेंट्स भरने की वजह से डैम की कैपेसिटी कम हो रही है, उसके स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो रही है क्योंकि सेडिमेंट्स इतने भर गए हैं। फ्लड प्लेन्स डिप्राइव्ड ऑफ फर्टाइल सिल्ट, सारा सेडिमेंट्स अगर वहीं जमा हो जाएगा तो जो फ्लड प्लेन से सेडिमेंट्स आना था रिवर के थ्रू वो तो आ ही नहीं पाएगा ना। सो फ्लड प्लेन्स जो सबसे फर्टाइल लैंड माने जाते थे वहाँ पे फर्टाइल सिल्ट की कमी हो रही है, डिप्राइव हो रहे हैं वो फर्टाइल सिल्ट्स का। फ्लड रिस्क इंक्रीज, इसके वजह से क्या हो रहा है, फ्लड के रिस्क बढ़ रहे हैं क्योंकि डैम पे इतना सारा पानी स्टोर है, जब आप अचानक से छोड़ोगे तो प्रेशर से छोड़ोगे तो फ्लड का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, बाढ़ ज़्यादा आने लगेगी। क्यों? क्योंकि हम पानी को इतना प्रेशर से छोड़ेंगे कि बाढ़ आ जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो महाराष्ट्र एंड गुजरात फ्लड्स 2006, एग्जाम्पल यही है कि महाराष्ट्र और गुजरात में फ्लड्स इसी रीज़न से आए थे। फ्लड का रिस्क जो है हमारे डैम की वजह से बढ़ रहा है। डैम का पानी ऐसे प्रेशर से छोड़ता है कि जिसकी वजह से बाढ़ आ सकती है, ओवरफ्लो हो जाता है। सो दीज आर द रिस्क्स, ठीक है, जो हमारे डैम्स के साथ आते हैं, कन्फ्लिक्ट्स है जो डैम्स के साथ आते हैं। डैम्स के भले कुछ कुछ एडवांटेजेस है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कन्फ्लिक्ट और रिस्क भी हमें देखने को मिल रहे हैं डैम के साथ। आगे बात करते हैं हम नर्मदा बचाओ आंदोलन। गाइस नर्मदा बचाओ, नर्मदा रिवर पे एक लोगों ने, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर सेव नर्मदा मूवमेंट। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये NGO है
प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर गुजरात। तो वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था किसके खिलाफ? सरदार सरोवर डैम के खिलाफ, जो नर्मदा रिवर गुजरात पे है। अभी हमने पढ़ा था डू यू नो में, ये सरदार सरोवर डैम एक बहुत बड़ा डैम है हमारे इंडिया का, जो नर्मदा रिवर गुजरात में है। मोबिलाइज्ड ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स। मोबिलाइज ट्राइबल पीपल मतलब ये है कि भाई जहाँ पे सरदार सरोवर डैम बना था वहाँ पे ट्राइबल पीपल को हटना पड़ा, करेक्ट, वहाँ के फार्मर्स को हटना पड़ा। सो सब ने मिल के, सारे ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सब ने मिल के इसके खिलाफ लड़ा, सरदार सरोवर डैम के खिलाफ। क्यों? एक प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उनकी जो पूरी जगह वो तो जा रही है, उनका पूरा एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, करेक्ट। वो जहाँ रहते थे वो पूरे हट के उनको कहीं और जाना पड़ गया, जस्ट बिकॉज एक डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उनका तो घर उजड़ गया ना। एंड देयरफॉर इन सब ने मिलके एक नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था, ठीक है, ये डैम कंस्ट्रक्ट होने के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया था। मेन कंसर्न्स क्या है? सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल डैमेज। तो वहाँ पे जो सारे फॉरेस्ट है वो सब सबमर्ज करके, तो ये पानी भर रहा है ना डैम की वजह से। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ है उनका लार्ज स्केल में डिस्प्लेसमेंट, को सबको हटाया गया वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए। पुअर रिहैबिलिटेशन ऑफ हाउसेज एंड डिस्प्लेस्ड पीपल ना, जिन लोगों को वहाँ से हटाया गया उनको ठीक से कोई और जगह भी नहीं दी गई रहने के लिए, ठीक है। हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ है, किन लोगों को जगह दी गई, किन लोगों को नहीं दी गई। बहुत से लोगों को डिस्प्लेस किया गया, उनके लिए दूसरे घर भी नहीं थे रहने के लिए। तो जो वहाँ पे रहते थे उनका पूरा घर उजड़ गया, वहाँ की जो फॉरेस्ट है पूरे सबमर्ज कर गए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डैम। एंड देयरफॉर दिस मूवमेंट स्टार्टेड बाय दीज पीपल, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और ये प्रोटेस्ट किया था ये सब चीज़ों के खिलाफ। आगे हम बात करते हैं गाइज रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में ना। हम डैम्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन इन सब का अगर हम इन सबको हटा देते कि एक बेटर ऑल्टरनेटिव भी है हमारे पास पानी स्टोर करने का, दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, पानी को स्टोर करने का, बेटर दैन दिस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो हमारे नेचर को इतना हार्म कर रहा है। कंसिडर्ड अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, सोशली एक्सेप्टेबल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? इसे एक तो एनवायरमेंटली फ्रेंडली, हमारे नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हम उल्टा नेचर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में क्या होता है? हमारा पूरा नेचर को हार्म हो रहा है, आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है, वो ना लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होता है, भले ही उसके शॉर्ट टर्म में एडवांटेजेस आपको दिख रहे हो, ठीक है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो एक बहुत ही सोशली एक्सेप्टेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली जो मेथड है, ये ऐसा मेथड है जहाँ पे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। एंशंट इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत पुराने समय से वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसका एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन बना हुआ है। उस ज़माने में लोगों को डीप नॉलेज हुआ करती थी कि रेनफॉल पैटर्न्स की, सॉइल टाइप्स की और लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस की। सो पुराने ज़माने में ना लोग जब वाटर हार्वेस्टिंग करते थे उनको बहुत ज़्यादा गहरा नॉलेज हुआ करता था कि रेनफॉल पैटर्न्स क्या है, सॉइल टाइप्स कैसी है, लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस की, अच्छा कैसे फॉरेस्ट है, कैसे इकोलॉजिकल कंडीशंस है, लोगों को बहुत नॉलेज हुआ करती थी उस ज़माने में। सो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में बात करें कि उस ज़माने में कैसे वाटर हार्वेस्टिंग हुआ करती थी, तो ये हमारे 3 ट्रेडिशनल मेथड्स जो इस्तेमाल किए जाते थे उस ज़माने में। गुल्स और कुल्स, डाइवर्जन चैनल्स बिल्ट इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन्स लाइक द वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइस उस ज़माने में क्या होता था, हिल्स और माउंटेनियस रीजन्स में ना ऐसे डाइवर्जन चैनल्स बना दिए जाते थे कि जो पानी हमारा उस डाइवर्जन चैनल से होते हुए इस्तेमाल हो सके। ये देखिए, अगर अब मैं आपको पिक्चर जूम करके दिखाऊँ, सो ये है हमारा चैनल पूरे बनाए हुए हैं पानी का इस्तेमाल करने के लिए। दीज आर द डाइवर्जन चैनल्स, जैसे हम गुल्स या कुल्स कहाँ करते हैं। फिर आता है इनंडेशन चैनल्स। इनंडेशन चैनल्स क्या है? डेवलप्ड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल टू इरीगेट फील्ड्स यूजिंग फ्लड वाटर। सो देखो हम कैसे फ्लड वाटर का इस्तेमाल कर, हमने इनंडेशन चैनल्स बनाया है, जिससे क्या होगा कि जो फ्लड का जो पानी है ना, हम उसको एक चैनल के थ्रू ले आएंगे और हमारे फील्ड्स इरीगेट हो जाएगी उसकी वजह से, ठीक है। तो हमारे फील्ड्स में पानी जाने के लिए हम क्या करें, हम नेचुरल फ्लड वाटर का ही इस्तेमाल करें उसे एक चैनल में ला के। सोचो कितना अच्छा तरीका है कि जो हमारा नेचर अगर हमें फ्लड दे भी रहा है तो कैसे हम उसका एक अच्छा तरीका निकालें हमारे इस्तेमाल के लिए। खदन्स एंड जोहत्स, ये क्या है? द रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स इन एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान दैट अलाउ वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्चर इन द सॉइल। तो एक पूरा एक स्टोरेज स्ट्रक्चर जैसा बनाया हुआ है गाइस, वहाँ पे रेन वाटर को पूरा स्टोर किया जाता है। सो जो जिसकी वजह से हमारा जो सॉइल है वहाँ पे मॉइस्चर होता है। तो ये पूरे एक रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं वहाँ पे पानी का स्टोर करने, जैसे हम खदन्स एंड जोहत्स बोलते हैं। सो गाइज दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स कि उस ज़माने में भी कितने अच्छे तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये सब जो वेज इस्तेमाल किए जाते थे, गुल्स, कुल्स, इनंडेशन चैनल्स और खदन्स एंड जोहत्स। आगे हम बात करते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये राजस्थान में बहुत फेमस है, ठीक है, कि जो बारिश का पानी है उसको हम स्टोर करते तो हमारे इस्तेमाल के लिए काम आता था।
ये कॉमन है कहाँ पे, बीकानेर, फलूदी एंड बाड़मेर, ये ऐसी जगहों पे कॉमन है जो हमारी राजस्थान की जगह है। अंडरग्राउंड टैंक्स कॉल्ड टंका, सो अंडरग्राउंड टैंक बने हुए जिसे हम टंकास बोलते हैं। बिल्ट इनसाइड हाउस और कोर्टयार्ड, तो यूजली आंगन में बाहर की तरफ या घर के अंदर ये बने हुए होते हैं। कनेक्टेड टू स्लोपिंग रूफ्स बाय पाइप, से देखिए स्लोपिंग रूफ्स बाय पाइप से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे पानी जो है पूरा आके हमारे टैंक में भर जाए, हमारे टंका में भर जाए। या फिर अगर हम वर्किंग ऑफ टंकास के बारे में बात करें, सो इट कुड बी वेरी लार्ज, जो यूजली टैंक इसमें पानी स्टोर होता है, बहुत बड़े बड़े टंकास बने हुए थे, बहुत बड़े बड़े टैंक्स है। 6.1 मीटर डीप, 6 मीटर की जो उसकी गहराई है, 4.27 मीटर लॉन्ग, 2.44 मीटर वाइड, मतलब इतनी चौड़ाई, इतनी लंबाई और इतना गहरा है वो टैंक, और इसी में हमारा पानी भरा जाता है। फर्स्ट रेन नॉट कलेक्टेड क्लीन्स रूफ्स एंड पाइप, जो पहली बरसात होती है ना, इसे कहते हैं ना, यूजुअली पाव में ना पहली बरसात नहाने नहीं देने जाता हमें बाहर बारिश में, ठीक है, क्योंकि कहते हैं पहली बरसात में थोड़ा एसिड रेन आता है, थोड़ी गंदगी आती है। तो जो पहली बारिश है ना, फर्स्ट रेन, वो कलेक्ट नहीं की जाती है, वो हमारे रूफ्स और पाइप्स को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है। लेटर रेन वाटर जो होता है उसे हम स्टोर करते हैं अंडरग्राउंड, वाटर स्टोर टिल नेक्स्ट रेनफॉल। तो ये जो पूरा पानी है, फर्स्ट बारिश को हम कलेक्ट नहीं करते हैं, ये पूरा नेक्स्ट रेनफॉल तक ये पानी को स्टोर किया जाता है इधर। इंपॉर्टेंस ऑफ टंकास, ये टंकास इंपॉर्टेंस क्या है ये बात करता है। रिलायबल सोर्स ड्यूरिंग समर, सो समर्स में इतना सारा पानी आपके पास स्टोर होगा, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, रिलायबल सोर्स, इसमें रिलाई कर सकते हैं। रेन वाटर कॉल्ड पार्लर पानी, हम पार्लर पानी कहते हैं, ठीक है, रेन वाटर को यहाँ पे हम पार्लर पानी कहते हैं। कंसिडर्ड प्योरेस्ट नेचुरल वाटर, इसे हम प्योरेस्ट नेचुरल वाटर कहते हैं, सबसे प्योरेस्ट नेचुरल वाटर आपको यहाँ पे स्टोर का हुआ मिलेगा। अंडरग्राउंड रूम्स नियर टंकास केप्ट हाउसेज स्कूल, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ अंडरग्राउंड में, तो क्या घर के जो कोने जो इस टंकी से पास में अंडरग्राउंड रूम्स जो बने हुए हैं टंकास के पास, वो ठंडे रहेंगे पानी की वजह से। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करें राजस्थान की, सो प्रैक्टिस डिक्लाइनिंग ड्यू टू इंदिरा गांधी कैनाल। नाउ एक कैनाल बने जैसे इंदिरा गांधी कैनाल, तो ये जो हमारा टंकास का जो प्रैक्टिस है जो बहुत सदियों से चला आ रहा है, ये थोड़ा डिक्लाइन करेगा। अब यूजुअली लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, पहले के ज़माने में बहुत इस्तेमाल हुआ करता था, अब थोड़ा कम हो गया इसका इस्तेमाल करना। सम फैमिली स्टिल प्रेफर टंकास, डू नॉट लाइक टेस्ट ऑफ टैप वाटर, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ फैमिलीज है जो आज भी ये टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें टैप वाटर का टेस्ट नहीं पसंद, उन्हें जो पानी हमारा टैप वाटर में उतना नहीं पसंद, देयरफॉर आज भी लोग टंकास को प्रेफर करते हैं। बहुत ही आई थिंक रिलायबल और बहुत अच्छा सोर्स है, पता नहीं लोगों ने क्यों बंद कर दिया इस्तेमाल करना, क्योंकि एक तो इंदिरा गांधी कैनाल बन गया तो भाई पानी आना शुरू हो गया टैप के थ्रू, नहीं तो ये जो पूरा सिस्टम है जैसे हम पार्लर पानी कहते हैं रेन वाटर को, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेस्ट मेथड है, एक रिलायबल मेथड जहाँ पे आप नेचर को भी हार्म नहीं कर रहे हो और पानी का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो। चलिए मॉडर्न रिवाइवल के बारे में बात करते हैं। गेंडथुर विलेज जो है एक यहाँ पे विलेज इन मैसूर डिस्ट्रिक्ट में ये विलेज है। 200 हाउस होल्ड्स इंस्टॉल्ड रूफ टॉप सिस्टम, मतलब 200 से ज़्यादा घरों में यहाँ पे रूफ टॉप सिस्टम बनाए हुए हैं। एनुअल रेनफॉल जो है हमारी कुछ 1000 मिलीमीटर के आसपास है, 1000 मिलीमीटर के आसपास है। 80% कलेक्शन एफिशिएंसी है यहाँ पे। ईच हाउस कलेक्ट्स 50,000 लीटर्स एनुअली, मतलब हर साल ईच हाउस अराउंड 50,000 लीटर पानी कलेक्ट कर लेता है गाइस। विलेज नोन एज रेन वाटर रिच विलेज, मतलब यहाँ पे रेन वाटर का इतना अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे 200 से ज़्यादा घरों में रूफ टॉप सिस्टम बनाए हुए हैं, मतलब सब लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे रेन वाटर रिच विलेज के नाम से जाना जाता है विलेज, और हर साल 50,000 लीटर पानी ये लोग ले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। सो ये हमारा एक कौन से विलेज में, एक मैसूर डिस्ट्रिक्ट विलेज है जो हमारा गेंडथुर विलेज में, यहाँ पे बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है रेन वाटर कलेक्शन का। तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है गाइस, द फर्स्ट स्टेट टू मैंडेट रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर ऑल होम्स। सो तमिलनाडु एक ऐसा पहला स्टेट है जिसने मैंडेटरी कर दिया भाई, अब कंपलसरी कर दिया कि आप रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारा हर घर में होना ही होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट इसने मैंडेटरी किया है कि भाई रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है हर घर में होनी चाहिए। सो ये हमारे सारे मॉडर्न स्टोरीज है, मॉडर्न रिवाइवल के लोग कैसे रेन वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ वाटर रिसोर्स। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन क्या है गाइस? बैम्बू ड्रिप इरिगेशन बहुत ही फेमस है, ठीक है, और बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, ठीक है। एक इंडिजीनियस इनोवेशन है ये, ठीक है। इन मेघालय, आपको पता है मेघालय में बहुत बारिश होती है ना। अ 200-year-old सिस्टम यूजेस बैम्बू पाइप्स टू टैप स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर। सो ये जो पानी है, ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है? बैम्बू पाइप्स के थ्रू इसका इरिगेशन किया जाता है, ठीक है। अगर किसी को पानी की ज़रूरत है, इरिगेशन के लिए काम करना है, तो बैम्बू पाइप्स के थ्रू पूरा पानी लिया जाता है, ठीक है, और इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन मेघालय। और ये बहुत ही 200 साल पुराना ओल्ड सिस्टम है जो बनाया हुआ है। अभी वर्क कैसे करता है? वाटर एंटर्स द बैम्बू पाइप सिस्टम एंड इज ट्रांसपोर्टेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स, मतलब बहुत सारे मीटर्स तक ये जो बैम्बू है, पूरे बैम्बू जो पूरा एक पाइप सिस्टम बनाया हुआ है, और उसमें पानी धीरे धीरे पूरा वाटर एंटर करता है। फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय मैनिपुलेटिंग पाइप पोजिशन। सो पाइप का पोजिशन ऐसे लगाया हुआ है कि जो हमारा फ्लो है पानी वो कंट्रोल्ड हो सके।
चैनल सेक्शंस डाइवर्ट वाटर टू प्लांट साइड। सो ये जो पूरे चैनल बनाया हुआ है ना, पाइप्स का पूरा बनाया हुआ है, ये पानी आते आते पूरा डाइवर्ट किया हुआ है टू वाटर प्लांट साइड्स। तो जहाँ पे प्लांट साइड्स है वहाँ पे पानी डाइवर्ट करने के लिए पूरा ऐसे चैनल्स बनाया हुआ है बैम्बू पाइप्स के थ्रू। फाइनली वाटर रिड्यूसेस टू 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट नियर द प्लांट रूट्स। सो प्लांट रूट्स के पास जाते 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 क्या होता है कि पानी का जो स्पीड है वो बहुत कम है, 20 to 80 ड्रॉप जाता है पर मिनट। सोचिए कितना अच्छा तरीका है प्लांट साइड्स पे पानी डालने का। एक तो धीरे 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 पानी जा रहा है, पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, प्लांट साइड्स पे पानी देने का। दिस इज़ एन एफिशिएंट कंट्रोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो एक बहुत ही अच्छा मेथड है गाइस, और ऊपर से कंट्रोल्ड मेथड है कि उन्होंने क्या किया, पानी का फ्लो धीरे धीरे कम कर दिया। जब तक पानी हमारे प्लांट रूट्स के पास पहुँचता है वहाँ पे सिर्फ 1 मिनट में 20 to 80 ड्रॉप्स ऑफ पानी ही जाता है। तो इतना ही ज़रूरत है भाई हमारे प्लांट को पानी देने की। तो पूरा एक बैम्बू ड्रिप का इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। बैम्बू पाइप्स को लगाया एकदम चैनल्स के, तो उसमें पानी फ्लो होकर हमारा जाता है और इरिगेशन के लिए काम आता है। समरी गाइज, यही हमारा चैप्टर जो हमारा फिनिश हो जाता है। हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। हमने किसी में बात किया कितना फ्रेश वाटर है, पानी की किल्लत क्यों है, पानी की कमी क्यों है हमारे देश में, ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो बने हैं उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या एडवांटेजेस आ रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे रिलायबल सोर्स है हमारा वाटर रिसोर्सेज के लिए। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस चैप्टर। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको समझ आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा मेरे साथ पढ़ाई करके। थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक देखने के लिए। नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, बाय बाय।